Bismillahirrahmanirrahim. Today our next lecture is biological molecules. जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि biological molecules it is the related towards the living things. ठीक है, bio means life and molecules that are occurs within the living body are called biological molecules. ये हमारा आज का दूसरा चैप्टर है और अब हम इसके अंदर फर्दर इसके डिटेल प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमने इसकी बात की तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास 92 हैं। ठीक है, 92 हैं, ये आपने वर्ड याद रखना है। 92 में से माइनस करते हैं आप 16 को, बाकी जो बचेंगे वो नेचुरल हैं, 16 हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स दे आर अकरिंग विद इन द 9 लिविंग बॉडी। ठीक है, उन 16 के अंदर मुझे लगता है मुझे रेड यूज़ करना चाहिए तो ये ज़्यादा विजिबल है। मेजर जो है वो 90 है, माइनर 1% है और ट्रेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में होते हैं वो 0.01%। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि मेजर कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस एट्सेट्रा आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो ट्रेस माइनर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कॉपर, जिंक, मेलोडिनम, ये ट्रेसेस हैं। और जो माइनर आते हैं इनकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है। ट्रेसेस की तो हमें परसेंटेज पता ही नहीं है। सल्फ़र हो गया, पोटाशियम हो गया, ये ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे इनकी अमाउंट्स, ताकि ये आगे हमें यूज़ हो। क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये आपको ऐसे चाहिए। पोटाशियम 0.2%, क्लोरीन और सोडियम 0.15% होता है, मैग्नीशियम 0.05% होता है। ठीक है, अच्छा, जो इसका नेक्स्ट है वाटर। अगर हम सबसे पहले देखें तो वाटर जो होता है ना हमारे पास वो इनऑर्गेनिक होता है। वाटर जो होता है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है। ये आपने वर्ड यहाँ पे याद रखना है। ये बहुत दफ़ा MCQs में वो पूछ लेता है कि वाटर इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, वाटर ऑर्गेनिक होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाई पोलैरिटी होती है, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी पार्शली ऑक्सीजन के ऊपर 2 यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है दोनों तरफ, इसलिए ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, जो पार्शली हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कोहेजन और एडहेजन का मतलब होता है कि जो कोहेजन का मतलब होता है कि वाटर की वाटर में आपस में इंटरेक्शन, और एडहेजन का मतलब होता है वाटर की उसकी सरफेस के साथ जो अटैचमेंट होती है उसको। हीट कैपेसिटी के वाटर कितनी हीट को ऑब्जर्व करके गर्म होता है। वेपोराइज का मतलब कि वाटर कितनी हीट को ऑब्जर्व करके वेपोराइज होता है। आयोनाइजेशन, वाटर का अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, लाइक OH और H का सेपरेट हो जाना, यहाँ पे आयोनाइजेशन कहलाता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, कि वाटर अगर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालें तो वाटर के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पैदा हो जाती हैं। लोअर डेंसिटी, आइस की लोअर डेंसिटी होती है जिसकी वजह से वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है वाटर की सरफेस के ऊपर। अब हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जो हम सिंपली मीनिंग लिखते हैं वो यहाँ पे है कि हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन्स मतलब होते हैं कि जिसमें हमारे पास वाटर से रिलेटेड, यानी वाटर से इनका रिलेशन, उनको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स कह रहे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है, यानी इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और एक एल्डिहाइड भी है और एक कीटोन भी है। कीटोन के केस में भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी होगा, और बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। टाइप्स आ जाती हैं इसकी, सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स, फिर नेक्स्ट आएंगी ओलिगो एंड देन पॉली। मोनोसेक्राइड्स को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं,
ठीक है, सिंपलेस्ट होते हैं। इनको हाइड्रोलिसिस के बाद इनको तोड़ा नहीं जा सकता मज़ीद। इसमें सिंगल यूनिट ऑफ सेक्राइड्स होते हैं। इस यहाँ पे आपने थोड़ा सा कंपैरिजन ये करना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिंगल यूनिट ऑफ सेक्राइड है, ठीक है, इस सेक्राइड के अंदर 3 to 7 कार्बन एटम्स हैं। ये आपने याद रखना है कि 3 to 7 नॉट सेक्राइड्स नहीं है, ये 3 to 7 हमारे पास कार्बन है। सेक्राइड ओनली 1 है, 1 के अंदर 3 to 7 कार्बन हैं, ठीक है। स्वीटेस्ट होते हैं। चीनी आपको पता है बहुत ज़्यादा मीठी होती है और हाईली सोल्यूबल होती है। चीनी को हम वाटर में रेडिली डिज़ोल्व हो जाती है। ये रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में ये वाटर में होते हैं और ओपन स्ट्रक्चर इनकी ड्राइड होती है, ठीक है। और इसमें अल्फ़ा और बीटा शुगर होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फ़ा शुगर और बीटा शुगर, अल्फ़ा शुगर वो होती है जिसमें जो OH ग्रुप होता है वो हमारे पास एक कार्बन नंबर है। सपोज़ ये कार्बन ले लें हम यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन है। इसके अगर नीचे OH है तो ये होती है अल्फ़ा, और अगर इस कार्बन के ऊपर है OH तो ये होती है बीटा। ओके, दिस इज़ द मेन पॉइंट। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं फर्दर। इसकी टाइप्स होती हैं ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। इसमें हमने सबसे पहले ये डिफरेंस करना है कि इट इज़ द बेस ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। टेट्रोसिस कंटेन 3 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ना यहाँ पे हम अगर बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये होता है कि ना एक मॉलिक्यूल्स हैं उनके सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं बताती हूँ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। एक मॉलिक्यूल्स हैं उसके सेम स्ट्रक्चर है बट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँ मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, लाइक एक पे कार्बन 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 है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, लेकिन इसका जो मिरर इमेजेस होगा वहाँ पे जो यहाँ पे कार्बन बनेगा उसके बिल्कुल इस साइड पे H होगा, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा पॉइंट जो है यहाँ पे इसको नोट करना है। ओलिगोसेक्राइड्स में ना उसमें 1 सेक्राइड था, यानी शुगर का एक मॉलिक्यूल था। इसमें शुगर के 2 to 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड होता है। इसमें सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। सुक्रोज हमारे पास केन शुगर होता है जिसमें 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। माल्टोज में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लें कि लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बनता है, ठीक है। और जो ये सुक्रोज है, एक मिनट, ये जो सुक्रोज है हम कहते हैं कि ये मिलके बनता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से, F और G से, ठीक है। और जो ये माल्टोज होता है ये दोनों ही ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होते हैं। ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होता है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है। और ये आपने इनके ये याद रखने हैं कि इनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। दिस ये पॉइंट, ये देखें, ये वाला पॉइंट, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और पेपर में भी मिस्टेक होती है, ठीक है। ये भूलना नहीं है, मैंने सारी स्लाइड्स में सारा मटेरियल ऐड किया, आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलीसेकेराइड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट होते हैं,
इसमें होमोपोलीसेकेराइड जो एक तरह के सेकेराइड यूनिट्स होते हैं, हेट्रोपोलीसेकेराइड जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, इसके टू टाइप्स हम कहते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपने मेरा कंसेप्ट ज़रा गौर से समझना, आपको समझ आ जाएगी। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो दूसरों की रिडक्शन कराती हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज्ड होती हैं। ठीक है, आपने इसके एग्जांपल में याद रखना है तमाम के तमाम मोनोसेक्राइड्स और सिर्फ माल्टोज और लैक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है पीपीएससी का। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पॉलीसेक्राइड और सुक्रोज आती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का अक्सर क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होती हैं सिंपली बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। हमें पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं। दो प्रोटीन्स आपस में कैसे बाइंड होती हैं, दो अमाइनो एसिड्स हुई आपस में कैसे बाइंड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सी टर्मिनल और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का एन टर्मिनल आपस में बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिलीज़ होता है और अमाइनो पेप्टाइड यहाँ बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से प्रोटीन बनती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लें। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में हम कोलेजन की एग्जांपल देते हैं। ठीक है, टर्शरी में हम हीमोग्लोबिन की एग्जांपल देते हैं। इसमें हम देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा प्लेटेड में हम सिकल सेल में जब हम 141 और 146 अमाइनो एसिड्स ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरीज हर प्रोटीन के अंदर प्राइमरी सीक्वेंस होता है। ठीक है, हर प्रोटीन के अंदर प्राइमरी सीक्वेंस होता है और हम कहते हैं ये प्राइमरी सीक्वेंस के फर्दर की फोल्डिंग से बनता है। ठीक है, ये प्राइमरी सीक्वेंस की फर्दर फोल्डिंग से बनेगा। टर्शरी इसी फोल्डिंग की फर्दर फोल्डिंग होगी और आयोनिक और डाइसल्फाइड ब्रिज, ये आपने याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यहाँ पर डाइसल्फाइड और आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसमें अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट होती हैं। इसमें सिंपल सीक्वेंस एंड नंबर का आपने जिक्र करना है। क्वाटरनरी में इतना वो आपस में फोल्डिंग करता रहता है कि उनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि ना इस तरह की फोल्डिंग कर लेना कि ना, ये देख फॉर एग्जांपल ये फोल्डिंग हुई है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में, ये इर्द गिर्द जो इसके है वो सारा वाटर है। ठीक है, इसके जो साइड्स हैं, ये वाली साइड्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक अपने गिर्द वो अमाइनो एसिड्स को कोट कर लेंगी जो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर से दूर भागने वाले हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब इसकी टाइप्स होती हैं फर्दर आगे। कॉलेज स्ट्रक्चर्स में आ जाती हैं कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन एंड हिस्टोन। इसमें आ जाती हैं फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी का, एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन होती है हमारे इसमें, सीजन होती है हमारे मिल्क में, और एल्ब्यूमिन होती है एग में। कोलेजन आपको पता है हमारी हड्डियों में और कार्टिलेज के दरमियान होता है। इलास्टिन हमारे टेंडन और बोन के दरमियान होता है। केराटिन हेयर्स में होता है और हिस्टोन डीएनए और क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, लिपिड्स पे आ जाए। लिपिड्स ये बहुत लंबा और लेंथी चैप्टर था, इसलिए इसके डिटेल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लिपिड्स आ जाएँ। लिपिड्स फैट, ऑयल एंड स्टीरॉइड्स वगैरह को लिपिड कहते हैं। लिपिड्स आम तौर पर जो घी वगैरह होते हैं जो हम आम घरों में भी यूज़ करते हैं, इनसोलेबल होते हैं वाटर में, लेकिन सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अच्छा, यहाँ आपने याद रखना है कि इनकी जो प्रोपोर्शन होती है ना, वो लेस ऑक्सीजन होता है इनमें। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बन, हाइड्रोजन, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर अब हम इनकी सिंपलेस्ट बात करें कि जो असाइल ग्लिसरॉल पे आ जाए ज़रा। अगर मैं लिपिड में सबसे पहले बात करूँ कि लिपिड्स में सबसे पहले जो सिंपलेस्ट टाइप हो जाएगी वो असाइल ग्लिसरॉल हो जाएगी। ठीक है, इसके दरम्यान सिंपलेस्ट आपने ये याद रखना है कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, और एक ग्लिसरॉल के अंदर
3 हाइड्रोक्सिल होते हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल होते हैं और ये 3 फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इन दरमियान की बॉन्डिंग को एस्टेरिफिकेशन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है जिसकी वजह से ये लिपिड बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रल लिपिड इसे कहते हैं क्योंकि तीनों हाइड्रोजन पे तीनों ही OH बॉन्ड कर जाते हैं, इसलिए कोई हाइड्रोजन प्लेस नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये न्यूट्रल लिपिड है। अच्छा, अब फर्दर आ जाएं आगे कि ना इसकी हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है दिस इज़ द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड मीन का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है। सॉरी, इसमें हम कहते हैं कि एक मिनट ये इसको देखें। सैचुरेटेड का मतलब है कि ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है और अनसैचुरेटेड का मतलब है ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। ये सॉलिड है ऊपर वाला, नीचे वाला लिक्विड है। सॉलिड क्या होते हैं हमारे घी वगैरह, और लिक्विड कौन से होते हैं हमारे पास जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये आपने इसकी टाइप्स याद रखनी है। फॉस्फोलिपिड आगे फर्दर टाइप है इसकी लिपिड्स की। ये फॉस्फोलिपिड को हम जो मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड होता है वो फॉस्फोटिडाइल कोलिन है, आपने ये याद रखना है, ये MCQs आ सकता है। और ये लेसिथिन भी से कहते हैं। क्यों? अब जो एक फॉस्फोटिडिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है ना, वो इन चारों में से किसी के भी साथ बाइंड करेगा, कोलिन के साथ, सीरीन के साथ, एनाइसोटोल के साथ और एथेनॉल अमाइन के साथ, ठीक है। इनके साथ ये बाइंड, जब ये फॉस्फोटिडिक एसिड कोलिन के साथ बाइंड करेगा तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन बनाएगा और इसको हम लेसिथिन भी कह रहे हैं। ये फॉस्फोलिपिड है। टर्पीन्स आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। आइसोप्रीन्स 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और आपने इसमें याद रखना है कि रबर जो होती है वो पॉलीटर्पीन है। टर्पीन्स आपने याद रखना है कि आइसोप्रियाइन यूनिट से सिंथेसाइज होती हैं और पॉलीटर्पीन जिसमें बहुत सारे टर्पीन के यूनिट्स हों उसमें वो रबर होती है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ऑल द एग्जांपल ऑफ लिपिड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो फीवर और पेन को इंड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ लिपिड। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर MCQs में वो पूछ लेगा, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड से ये डिराइव्ड हुआ है। एस्पिरिन जब हम खाते हैं हमें बुखार क्यों होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन से होता है। जब हम एस्पिरिन खाते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट को जाके ये कम करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट कम होती है हमारी बॉडी में। और इसके बाद जो है एस्पिरिन कम, प्रोस्टाग्लैंडिन जब कम होगी तो बुखार कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एस्पिरिन खाई है। स्टेरॉइड्स आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स और बाइल सॉल्ट्स वगैरह, ये हमारे पास ऑल स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। इसमें स्टेरॉइड्स का जो प्रिकर्सर होता है ये कोलेस्ट्रॉल होता है, आपने ये याद रखना है, इसका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल है। स्टेरॉइड्स का बेसिकली जो मॉलिक्यूल होता है 17 कार्बन और 4 चेन्स पे होता है। इसमें से 3 कार्बन चेन 6 रिंग्स की होती हैं, 6 कार्बन की, और जो एक चेन होती है वो 5 कार्बन की होती है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं नेक्स्ट पे। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक बहुत इजी है, समझने में बहुत आसान है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को 1869 में फर्स्ट सेल्स के अंदर डिस्कवर किया एक स्वीडिश बायोकेमिस्ट ने, ठीक है। उसको उसने एसिडिक नेचर दी। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर की वजह से कहा गया, ठीक है। एसिडिक नेचर क्यों आती है इसको मैं आगे फर्दर बताऊंगी कि ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आती है इस न्यूक्लिक एसिड के पास एसिडिक नेचर। कंपोनेंट्स आपको इसके पता हैं। एक न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियस जो होता है DNA, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के आगे मैंने फर्दर कंपोनेंट्स लिखे हैं। पेंटोज शुगर, ये आगे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, ये डीऑक्सीराइबोज होती है इन केस ऑफ DNA, ठीक है, और राइबोज होती है इन केस ऑफ RNA, ठीक है। फिर इसको हम कहते हैं कि ना ये है नाइट्रोजनस
बेसिस आपको पता है कि प्यूरीन्स होती हैं और पायरामिडीन्स होती हैं, सिस्टीन, थायामीन, एडेनिन और ग्वानिन वगैरह, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है उनके दरमियान, ये इस बॉन्ड का नाम लिख लें, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। उनमें दो साइड के फॉस्फेट रिलीज़ हो जाते हैं पायरोफॉस्फेट्स की रिलीज़ में, प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स होती हैं डबल रिंग्ड और पायरामिडीन्स होती हैं सिंगल रिंग्ड। प्यूरीन्स में डबल रिंग्ड कौन कौन सी आती हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, और सिंगल रिंग्ड होती हैं साइटोसिन एंड थायामीन, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड बनता जाता है, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। वैटसन क्रिक मॉडल ने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ इस स्लाइड में ऐड की है कि आपको पता होना चाहिए कि वैटसन क्रिक मॉडल के कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं और इसके लिए बेसिकली जो इसके पे काम हो रहा था वो थोड़ा सा पहले से अलग है। 1951 में के अंदर चारगफ एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपना एक रूल दिया था जिसको हम कहते हैं चारगफ रूल। उस चारगफ रूल के मुताबिक जो प्यूरीन्स होती हैं यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, कौन सी? एडेनिन एंड ग्वानिन आर ऑलवेज इक्वल टू पायरामिडीन यानी सिंगल रिंग कौन सी? थायामीन एंड साइटोसिन। उनकी रेशो हमेशा डीएनए के अंदर 1:1 होती है। वैटसन क्रिक मॉडल के अंदर सबसे पहले चारगफ ने रूल दिया। ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ये उसके पॉइंट्स नहीं है, ये इसमें एडिशन बात की गई है कि ये चारगफ का रूल है। ये आपको पता होना चाहिए कि चारगफ रूल क्या था। अब ये मॉडल जो पूरा मॉडल जो फीचर है उसके पूरे करेक्टर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं कि आप न्यू डीएनए होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, बेस पेयर्स उनके दरमियान होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है कि एडेनिन ने हमेशा बॉन्ड बनाना है थायामीन के साथ और ग्वानिन ने बॉन्ड बनाना है हमेशा साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायामीन के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, साइटोसिन और थायामीन के दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ऑपोजिट इंटरेक्शन ये होता है कि एक 5 प्राइम एक जो ये डीएनए का स्टैंड है और ये दूसरा डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ पे ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, यानी ये ऑपोजिट है। ये देखें, ये ऑपोजिट हो गया और ये ऑपोजिट हो गया, ये ऑपोजिट इंटरेक्शन की बात की गई है। विड्थ ऑफ चेन कितनी है? 2 नैनोमीटर, ये कितनी हो जाएगी? 2। और एक लूप, अगर हम एक लूप की बात करें, देखें एक लूप ऑफ डीएनए, ठीक है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, इसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो 3.4 है और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स हैं। ये बात यहाँ बात लिखी गई है। बेस पेयरिंग स्पेसिफिक है, मैंने आपको भी बताया ऊपर के एडेनिन ने हमेशा थायामीन के साथ करना है, ग्वानिन ने हमेशा साइटोसिन के साथ करना है, ये बात मैंने पेन की। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई सीक्वेंस की कि थायामीन ने अगर एडेनिन के बाद बनाया हुआ तो दोबारा ही थायामीन एडेनिन के साथ आएगा, इस तरह की कोई सीक्वेंस नहीं है। किसी तरह भी सीक्वेंस आ सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर दो बॉन्डिंग थायामीन के साथ हैं और साइटोसिन के 3 बॉन्डिंग ग्वानिन के साथ हैं तो ये बेस पे दोबारा रिपीट भी हो सकता है। इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई सीक्वेंस आप हमें दें, ठीक है। होप कि इसको आपने अच्छी तरह समझा होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाएँ आरएनए की तरफ। आपने पहले डीएनए पढ़ा, अब आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी 3 टाइप्स होता है, एम, आर और टी। इसकी फर्दर आगे एक्सप्लेनेशन है। मैसेंजर आरएनए ये 3 to 4% होता है सेल में। इसका काम होता है कि इसने मैसेज को ट्रांसफ़र करना है डीएनए से टू साइटोप्लाज्म की तरफ और इस पर कोडोन सीक्वेंस होती हैं। आरएनए सबसे ज़्यादा होता है, राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और इसने सबसे पहले ये भी इन ट्रांसक्राइब डीएनए से ही होता है और उसके बाद ये राइबोसोम का पार्ट बन जाता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। टीआरएनए को थोड़ा समझना पड़ेगा। टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट होता है और टीआरएनए के अंदर सबसे ज़्यादा कम वो होते हैं 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं आपको लूप से आपको यूँ बना के दिखाऊँ ना तो आपने यूँ करके आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, यूँ होता है, ठीक है।
इसको कहते हैं मिडल लूप, इसे कहते हैं डी लूप, इसे कहते हैं थीटा लूप। ठीक है, ये थीटा लूप होता है, ये डी लूप होता है, ये एम लूप होता है। 3 लूप्स हो गए और इसके 3 साइड प्राइम होती है और ये 5 प्राइम होती है। यहाँ पे आके हमेशा अमाइनो एसिड बाइंड करेगा और इसके ऊपर जो यहाँ पे जो सीक्वेंस इसके यहाँ पे इधर जो सीक्वेंस होती है इसके इस इधर स्पेसिफिक एरिया पे वो होती है CCA की सीक्वेंस होती है और इसके 5 प्राइम एंड पे यहाँ अटैच होता है गवानीन। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएं, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। लिपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन है, ग्लाइको में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन। सो ये दोनों मैच हो गए। ठीक है, इसमें था लिपोप्रोटीन एंड एक में था ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे इसको काट के आप कर लें ग्लाइकोप्रोटीन कर लें। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन आपको पता है क्रोमोसोम और DNA में होता है। लिपोप्रोटीन आपको पता है हमारे स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन में होता है। ग्लाइकोप्रोटीन ये ब्लड सीरम वगैरह में लिपोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन आपको पता है सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं। और लिपोप्रोटीन ये ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, ये सारे हमारे पास फंक्शनल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में दो आपस में मिक्सचर की फॉर्म में रहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दिस इज़ टू लेंथी लेक्चर, इसको गौर से पढ़ें, समझें और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेक्चर।